बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, ओपोजिशन जमातों के लिए आज एक बुरा दिन। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। रीसेंट अपडेट है, एक बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ा धचका है। लेकिन इससे कबल पूरे दिन में आज पीडीएम को बहुत धचके लगे हैं। सबसे पहले धचके की बात करें तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिस इजलास में यह फैसला किया गया कि अगर इस्तीफे दिए जाएंगे तो वो मशरूत कर दिया गया नवाज शरीफ साहब की वापसी से। यानी पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, लॉन्ग मार्च को लीड करते हैं, तो फिर हम इस्तीफे देंगे, अदरवाइज हम असम्बलियों से इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के अक्सरियत ने यह राय दी कि वो इस असम्बली से इस्तीफे नहीं देंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था जिसमें यह फैसला होना था और यह बड़ा वाज़ेह फैसला खुलकर सामने आया। इस फैसले की क्या वजूहात बनी? कानूनी माहिरीन जो पीपल्स पार्टी में है वो कहते हैं कि अगर हम इस्तीफे दे दें तो आगे की कंडीशन हमें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि सेनेट इंतखाबात किसी सूरत नहीं रोक सकते। अगर सेनेट इंतखाबात नहीं रोक सकते और पीपल्स पार्टी की नशिस्तों के बगैर सेनेट इंतखाबात हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को एक भारी नुकसान होगा, जिसके बायस इन्होंने फैसला किया कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। पीडीएम की क़यादत के जो रुए रवा हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी पार्टी में आज धड़ेबंदी वाजे हो गई है और मौलाना शेरानी साहब ने एक नया ग्रुप बना लिया है JUI पाकिस्तान के नाम से, और मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप को नाराज अरकान ने छोड़ दिया। यानी पीडीएम के लिए आज एक बड़ा बुरा दिन रहा। ओपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके एक एक करके विकेट गिरती रही, हम पूरे दिन देखते रहे और ये अपडेट्स आती रही। इस पे बात करेंगे जो मुल्की सियासत है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है और वो लोगों की जिंदगियों से मुतल्लिक है। कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म सामने आई थी और उस नई किस्म के जो केसेस हैं अब पाकिस्तान में आ गए हैं। 12 ऐसे लोग हैं जो बरतानिया से पाकिस्तान आए। कराची में जब लैंड किया तो 6 लोगों के हवाले से तस्दीक हुई कि उनमें कोरोना वायरस है। उनमें जो 3 लोग थे उनका बताया गया कि इनमें जो है वो नई किस्म का न्यू वेरिएंट कोरोना वायरस जो है पाया गया है। और ये न्यू वेरिएंट कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि यूरोपीय ममालिक ने 4 ईयर्स रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, अपने जो है सरहदें जो है बंद कर दी थी बरतानिया से। तो इसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ी तशवीशनाक बात है कि कोरोना वायरस की जो नई किस्म है अब उसके केसेस पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं। कितना ज्यादा मोहलिक है और कितना ज्यादा जल्दी फैलता है ये जो न्यू वेरिएंट की हम बात करें, और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने इसकी तस्दीक कर दी है कि आ चुके हैं इसके केसेस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त 3 केसेस सस्पेक्टेड केसेस जो है वो आगा खान हॉस्पिटल में उनका रिपोर्ट किया गया है और 2 केसेस जो हैं उनके टेस्ट NIH इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 5 केसेस जो हैं वो इस वक्त सस्पेक्टेड है। मगर ये वेरिएंट को डायग्नोज करने के लिए और इसको डिटेक्ट करने के लिए एक जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जो कि एक जरा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। वो फौरी रिजल्ट उसका नहीं मिलता, इसलिए इतनी जल्दी ये डिक्लेयर कर देना कि ये वही वाला वेरिएंट है, ये मैं समझती हूँ कि अभी मुनासिब नहीं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जीनोम सीक्वेंसिंग एक लंबा प्रोसीजर है। तो जो इन्होंने अभी कहा है वो बेशक वो एक वायरस का वेरिएंट सस्पेक्ट किया जा रहा है और ये 5 केसेस को बहुत क्लोजली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मॉनिटर कर रही है। और जिन लोगों में ये पाया गया है उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और उसके अलावा भी यूके से आने वाले तमाम पैसेंजर्स जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में ट्रेवल किया है, उनकी डिटेल्स जो है वो इमिग्रेशन से लेके उनके रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में लोकल इंतजामिया को दे दी गई है। उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो अभी हमें इसको पैनिक सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता हम हतमी तौर पे कोई बात नहीं कह सकते। और जहां तक इसके खतरनाक होने का है, इस वेरिएंट जो यूके में है उसके बारे में हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत तेजी से फैलता है, मगर उसके खतरनाक होने या डिजीज के सिवियर होने के अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले। और ना ही हमें ये शवाहिद मिले हैं जो कि
इंटरनेशनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो क्लेम कर रही हैं कि जो ये म्यूटेशन हुई है वायरस में, जो कि हर वायरस का खासा होता है, वो म्यूटेट करता है, तो वो म्यूटेशन जो है उसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करेगी, ऐसा भी कोई शवाहिद जो है वो अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हर चीज को प्रिज्यूम कर लेना और जल्दबाजी में उसको अनाउंस करके एक पैनिक क्रिएट करना, मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, गवर्नमेंट इसको बहुत क्लोजली पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। एनसीओसी जो है वो इस सिचुएशन को बहुत बारीकी से देख रहा है और बहुत विजिलेंट है। तो जब तक एनसीओसी की तरफ से कोई चीज अनाउंस नहीं होती, मैं समझती हूँ कि ये कबल वक्त है कि हम इस किस्म का कोई पैनिक क्रिएट करेंगे। नौशीन साहिबा, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसकी आपने बात की है, आप जो कह रही हैं कि काबिल वक्त होगा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने आखिर ये क्यों डिक्लेयर किया है, बाकायदा तौर पर ट्वीट भी की है और हमने वेरीफाई भी किया है इस खबर आने के बाद सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्या ऐसा वाकई है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा है और 3 ऐसे सस्पेक्ट केसेस हैं। तो इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई है? क्या इससे पैनिक नहीं फैलेगा? जी बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि देखें इन 5 केसेस को, ये सिर्फ 3 सिंध गवर्नमेंट के पास हैं सस्पेक्टेड केसेस और 2 एनआईएच इस्लामाबाद में भी हैं, जिनके टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। और ये जैसे ही ये इसकी कंप्लीट होगा टेस्ट, तो एनसीओसी खुद इसको अनाउंस करेगा अगर इस तरह की कोई चीज है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी जल्दी जो है ये सिंध गवर्नमेंट को इस तरह की अनाउंसमेंट्स नहीं करनी चाहिए जब तक कोई एक हतमी फैसला ना आ जाए और कोरोना की पूरी चीजों को जो है, उसके तमाम डेटा को, तमाम केसेस को एनसीओसी इज द राइट जो प्लेटफॉर्म है जो उसको देख रहा है और उसकी अनाउंसमेंट भी उन्हीं की तरफ से आनी चाहिए। ये कबल वक्त है अगर वो इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो वी इसलिए एक्सपेक्ट हमें कि वेट एंड सी जो एनसीओसी है उसकी डिसाइड पॉलिसी करेगा को ये, रखना और चाहिए। इसके हवाले से बाकायदा तौर पे कौम को आगाह किया जाएगा कि एनसीओसी का क्या डिसीजन है। अभी ये हतमी तौर पर हम इस पे कोई राय कायम ना करें। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट आए तो फिर हम इसको जो है इसको अनाउंसमेंट इसकी जो है वो पब्लिक में करें। और इसकी घबराने की बात नहीं है, ये उतना ये इसकी फैलता बेशक वो तेजी से है, मगर अगर हम एहतियाती तदाबीर करेंगे जो कि गवर्नमेंट बार बार बता रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाथों को बार बार वॉश करें, तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर, इस वायरस पे भी उसका इतलाक होता है। वायरसेस म्यूटेट करते हैं, ये हर वायरस का खासा होता है ये कि वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो मगर ये म्यूटेशन जो है, इससे डिजीज की सिवियरिटी बढ़ने का अभी तक कोई इंडिकेशन यूके में भी नहीं मिली। डिजीज वही है जो पहले वाले वायरस से थी, सिर्फ ये फर्क है कि ये बहुत तेजी से जो है वो फैलता है। तो अगर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो मैं समझती हूँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एहतियाती तदाबीर की बात की। हमने देखा कि जब ये इस न्यू वेरिएंट का जिक्र आया और ख़बरों में हमने इसे सुना, तो सबसे पहले यूरोपीय ममालिक ने अपना जो है फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता कर दिया बरतानिया से। फिर हमने देखा खलीजी ममालिक ने राब्ता मुनक़ता किया, सऊदी अरब ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। तो पाकिस्तान इतना लैग क्यों कर रहा है? क्या वजारत सेहत की जानिब से कोई फौरी तौर पर हदायत नहीं जारी की गई थी, हुकूमत को एडवाइस नहीं किया गया था? नहीं जी, देखिए ये हमारी फ्लाइट्स भी जो हैं वो बंद की गई हैं और बहुत सिर्फ स्पेशल केसेस में और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग के बाद कुछ खास क्राइटेरिया के तहत सिर्फ अलाउ किया जा रहा है। वरना 4 तारीख तक सफरी पाबंदियां पाकिस्तान में भी जो है उन्होंने जारी कर दी हैं। और मैं समझती हूँ कि पूरी सिचुएशन को, एक एक पैसेंजर को जो है वो क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और बहुत विजिलेंट है गवर्नमेंट इसके बारे में। तो वो सफरी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी उसका इतलाक है और 4 जनवरी तक ये पाबंदियों का इतलाक रहेगा। उसके बाद फिर फर्दर डिसीजन होगा कि इन पाबंदियों को कंटिन्यू करना है या इनके ऊपर क्या चेंजेस लाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, एज पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस न्यू वेरिएंट, तो वैक्सीन कितना इस पे असर करती है? 3 वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं, तो वो क्या इस न्यू वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब होगी? देखिए जी, जो बनाने वाली कंपनीज हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं, वो तो अभी तक यही क्लेम कर रही हैं कि ये वैक्सीन जो है वो इस स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव होंगी, क्योंकि वायरस जो है उसमें बहुत सारी, कोई अबाउट 39,000 पोजीशंस होती हैं जिसपे म्यूटेशन हो सकती है। तो वायरस में अभी कोई 25-30 पॉइंट्स के ऊपर म्यूटेशन हुई है जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स आई हैं इंटरनेशनल
प्लेटफॉर्म से भी। तो ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है जिसकी वजह से वायरस अपनी खासियत बदल दे और उसके ऊपर वैक्सीन असर ना करे। अभी इस किस्म के कोई शवाहिद नहीं है, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन्होंने वैक्सीन बनाई है वो भी यही क्लेम कर रही हैं कि हमारी वैक्सीन जो है वो इस स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव है। ठीक है डॉक्टर साहबा, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया था एक बड़ी खबर है और वो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से है। ख्वाजा आसिफ को नैब ने हिरासत में क्यों लिया, हमारे नुमाइंदे हैं आदिल साहब, आदिल हुसैन साहब से जानते हैं। आदिल साहब, आप इस केस को कवर कर रहे हैं, इस पे नज़र रखे हुए हैं, क्या केस है ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें, और ख्वाजा आसिफ साहब किस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं जो नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? की तफ्तीश के 26 करोड़ का केस है। आप आपने नामा को आप जांच है वो आए हैं, मुख्तलिफ इनके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पर भी हैं, उस हवाले से उसमें भी पूछी गई थी और किसी भी नहीं कर सके। उसके बाद वो कहते थे जगह पे होता है के बाद जो है जो आज आदिल, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब को नैब ने तलब किया था, पेश नहीं हुए, इसके बायस गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, खबर घर के बाहर घर के गिरफ्तार किया गया उनको साथ ही बताते चलो आपको ठीक। आदिल, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया नैब की जानिब से। आमदन से जायद असाजात का केस था। नैब ने ख्वाजा आसिफ साहब को तलब किया था, ख्वाजा आसिफ साहब नैब में पेश नहीं हुए, जिसके बायस नैब ने फैसला किया, चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी डेवलपमेंट है। ख्वाजा आसिफ कंसिडर किए जाते हैं कि एक अहम रहनुमा है, इसके साथ साथ एक मरकजी हैसियत रखते हैं, और नून लीग का मरकजी हैसियत रखने वाला रुकन की गिरफ्तारी पीडीएम के हौसले टूटने का सबब बनेगी। खान साहब पहले ये कहते हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है, नैब को खत्म किया जा रहा है, इस वजह से ये तमाम मामलात हो रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन जो है वो पीडीएम के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पीटीआई जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास हुआ, उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब जो है इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आए। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर हम डिस्कस करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, और इसके साथ साथ मौलाना शेरानी ने जो एक नई जमात बना ली है जेयूआईएफ को धोखा दे के, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, धड़ेबंदी क्यों हो रही है जेयूआईएफ में, ये सब कुछ आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रहे थे। हमने अपने नुमाइंदे से रब्ता किया था कि क्या वजूहात बनी, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, अब आगे मामला क्या होगा, ख्वाजा आसिफ का केस किस तरह से चलेगा, नैब की हिरासत में है। आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थी, आदिल से क्विकली जानते हैं और उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करते हैं। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब ठीक तरह? जी बिल्कुल कंबर, मैं आपके साथ जो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वक्त ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आई है वो आपसे शेयर करते चलूँ कि ख्वाजा आसिफ के पास 2004 से 2008 तक गैर मुल्की अकामा रहा। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने बतौर कंसल्टेंट लीगल एडवाइज़र के 13 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल की एक्सक्लूसिव डिटेल है जो कि नैब की जानिब से हमें मौसूल हुई है। ख्वाजा आसिफ को ली गई तनख्वाह समेत दीगर जो तफसीलात हैं वो जमा कराने की हिदायत की गई थी, ताहम उन्होंने वो भी जमा नहीं कराई। ख्वाजा आसिफ को तलब किया था लेकिन वो किसी किस्म का कोई सबूत नैब को जो है वो नहीं दे सके। ख्वाजा आसिफ दौरान तफ्तीश मुसलसल अदम ताउन करते रहे। चेयरमैन नैब ने उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ की जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए। ख्वाजा आसिफ के पास 2004 से 2008 तक जी आदिल की मेरा क्वेश्चन सुन ले। आमदन से असासाजात का केस है। नैब बतौर जो है कंसल्टेंट लीगल एडवाइजर के उनसे ये कहा गया कि जो आपने 13 करोड़ 60 लाख रुपए जो वसूल किए हैं उस हवाले से तमाम तफसील बताएं, जिस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो नैब को मुतमईन नहीं कर सके। लिहाजा आज जो है उनको एहसन इकबाल के घर से के बाहर से गिरफ्तार किया गया। खुसूसी तौर पर जो है नैब की जो लाहौर की टीम थी वो आज इस्लामाबाद आई थी और नैब रावलपिंडी और लाहौर की आदिल, हम खावर हुसैन की जानिब जाएंगे। खावर हुसैन साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है और ये पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग हुई है उस हवाले से इनसे तफसीलात जानेंगे और इसके साथ साथ मीटिंग अभी भी चल रही है। खावर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इतना बड़ा फैसला लिया गया, कौन कौन से ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने इस्तीफे देने के हवाले से मुखालफत की? अरकान जो थे वो उनका ही कहना था कि चूंकि जो दीगर पीडीएम में जो जमातें शामिल हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्लिमानी जमात है और हमें पार्लिमान में रहकर हर तरह का मुकाबला करना चाहिए, खासतौर पर जब हमारे पास सिंध में हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो हमारे पास इतनी अक्सरियत मौजूद है कि हम अगर सेनेट के इंतखाबात में जाते हैं तो जितने हमारे सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उतनी सीटें हमें दोबारा मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पीडीएम और तमाम जमातों को ही होगा अगर हम इस्तीफे देते हैं या इलेक्शन जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं उनका बायकॉट करते हैं। इस पर जो है अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया कि जो है इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। ताहम लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ये बात कही गई कि चूंकि मियां नवाज शरीफ मुल्क में नहीं है, उनको पाकिस्तान आना चाहिए और लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। इस इजलास में काफी गिले शिकवे भी किए गए हैं, खासतौर पर दीगर जमातों के हवाले से जो एक पाक फौज के हवाले से या सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है जलसों में, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इतनी हार्ड लैंग्वेज जो है वो जलसों में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। जी खबर, मुझे ये भी बताइएगा कि जमीयत उलमाए इस्लाम के जो रहनुमा है मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की भी जो क़यादत कर रहे हैं, हम देखते हैं कि सिंध में एक राइवलरी भी है और इस वजह से जो पीपल्स पार्टी और JUIF की वहाँ पे पॉलिटिक्स है, मौलाना फजलुर रहमान गड़ी खुदा बख्श भी नहीं आए, तो उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया अरकान की जानिब से। जी बिल्कुल, ये तो एक वाज़ेह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बारहा मुतालबा किया जा रहा था कि जिस तरह से नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने सख्त स्टैंड लिया हुआ है, इसी तरह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बारहा जोर डाल रहे थे कि वो भी इस तरह से खुलकर सामने आए। लेकिन इस पर जो है मुकामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी तैयार नहीं थे। उन्होंने बिलावल से भी यही कहा था कि अभी वक्त नहीं आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना हार्ड जो है स्टेप ले या इस्तीफों की तरफ फौरी तौर पर जाए। ताहम प्रेशर हुकूमत के ऊपर बढ़ाने के लिए दीगर जो जितने भी ऑप्शन हैं उन सब पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर पार्टी के जो दीगर अरकान थे वो भी मुत्तफिक दिखाई दिए आज के इजलास में। ताहम अभी थोड़ी ही देर में ब्रीफिंग शुरू होने को है, तो उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सरप्राइज देने जा रही है। जी खबर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये इजलास कब शुरू हुआ था, अब तक ये जारी है और ब्रीफिंग में क्या एक्सपेक्टेड है? हम
होपफुली जो खबर हमारे सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि इस्तीफ़े जो है वो नहीं देगी असम्बलियों से और नवाज शरीफ का वेट करेगी, नवाज शरीफ को बाहर से लाया जाए। तो यही हम एक्सपेक्ट करें कि जो प्रेसर होगा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी बताया जाएगा या इसके अलावा भी कोई डिटेल्स शेयर की जाएंगी? जी, ये कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले से इस बात पर थी। अभी जो इस्तीफे लिए गए थे वो पार्टी क़यादत के पास जमा है और उसके लिए पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि सही वक्त पर फैसला किया जाएगा। जब तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद देखेंगे कि कोई और रास्ता नहीं है तो फिर इस्तीफों का मामला जो है वो उसे इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम अभी जल्दी में इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह भी हैं, उनका ये कहना है कि ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर। मौलाना गफूर हैदरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना गफूर हैदरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदरी साहब, पीडीएम के हवाले से बात हुई थी इस्तीफ़ों के मामले पर। अब पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े नहीं देगी, मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का वेट किया जाएगा जब तक वो लंदन से नहीं आते, लॉन्ग मार्च की क़यादत नहीं करते, इस्तीफ़े नहीं देंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, उनका मौक़िफ़ तो आ गया जो भी है। माजी में तो मिलकर हमने बातें तय की थी। अब अगर कोई उनकी नई बात सामने आई है तो पीडीएम का इजलास हो रहा है 1 या 2 तारीख को, तो उस पे उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि तमाम मामला जो है वो इत्तेफाक राय से तय हो जाए। ठीक, गफूर हैदरी साहब, मुझे ये भी बताइए कि आप लोग तो चले थे हुकूमत गिराने के लिए और हुकूमत को पीछे धकेलने के लिए, लेकिन आपकी अपनी जमात में धड़ेबंदी हमें नज़र आ रही है और बाकायदा तौर पर आज उसका ऐलान हो गया। मौलाना शरानी साहब ने कहा कि वो JUI पाकिस्तान बनाएंगे और मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, धड़ेबंदी तो इसको नहीं कहा जा सकता। सिर्फ 4 लोगों को हमने जमात की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर, जिन्होंने अपनी राय दी कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर के खिलाफ है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के खिलाफ है, तो इस खिलाफ वर्जी पर हमने 4 आदमी को निकाला है। तो ये कोई धड़ेबंदी नहीं है। पार्टियों में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। हाल ही में मुस्लिम लीग नून ने अपनी सूबाई जमात को फारिग किया। तो ये चीज़ें होती रहती है, कैसी बात नहीं है। और हम हुकूमत को गिराने निकले हैं तो इंशाल्लाह हुकूमत को गिरा के दम लेंगे। हाफिज हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि हुकूमत को गिराने के हवाले से पहले भी मैं क़यादत को बताता रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहता रहा कि पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देगी, मुस्लिम लीग नून एक दिन के लिए आई है, अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान उस टाइम बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब सामने देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। देखिए, जमात जब एक मौक़िफ़ लेती है तो फिर वो किसी फर्द की बात तो नहीं होती, फिर वो जमात होती है, फिर उसी पर चलना होता है। अब जमात में बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ आरा रखते हैं, तो अगर आप हर एक की बात मान के फैसला करेंगे तो फिर आप फैसला नहीं कर सकेंगे। तो हाफिज साहब ने जो कुछ कहा वो मैं समझता हूँ कि वो नेक नियति पर मबनी नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ और अवामिल थे। आप टाइमिंग भी देखें और फिर उसकी राय जो आई है वो भी देखें। तो इसलिए तमाम कारकुनों ने उसे मुस्तरद कर दिया है और आप आगे चलकर देखेंगे कि उसकी राय के साथ कोई भी नहीं होगा। हैदरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया, ये जो टाइमिंग्स है इसको कैसे देख रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम में आपकी जमात के कुछ अरकान निकल गए और उन्होंने एक अलग जमात बनाने का भी ऐलान कर दिया। कौन है इसके पीछे? देखिए, उसके पीछे वही कुव्वतें हैं जो माजी में भी ऐसे मौके पर उन्होंने किरदार अदा किया है। और जाहिर है उन कुव्वतों से अगर आप खुद न मिले, खुद उनके कहने पर न चले, तो वो कुव्वतें क्या कर सकती है। जमात में और लोग भी हैं, तो ये चूंकि उन
कुव्वतों के इशारे पर माजी में भी चलते रहे, और अब जब वो उन कुव्वतों के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने कमर बस्ता होकर तहरीक चलाई तो इनको उन्होंने मुतहरिक कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये चले हुए कारतूस हैं, इधर कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम पर पहले भी इस किस्म के अटैक रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम अपनी मनहज के साथ आगे चलती रही है। और हाल ही में जो जमीयत उलमा इस्लाम ने जो तहरीक चलाई, और वो तहरीक शायद माजी करीब में कोई ऐसी तहरीक नहीं चली, और 15 बिलियन मार्च हमने पाकिस्तान में किए, लाखों लोग शरीक रहे और करोड़ों लोगों से मौलाना फजल रहमान साहब मुखातिब रहे। तो जाहिर है कि फिर ये कुव्वतें जो है वो मुतहरिक हो जाती हैं और जिनको वो पालते रहते हैं। तो ऐसे मौके के लिए तो शायद हमारे सफों में भी ऐसे लोग थे जिनका हमें इल्म नहीं था। और आप टाइमिंग भी देखें कि किस टाइम पे उनको लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया, और फिर इजराइल का तस्लीम करना या इजराइल के बारे में ऐसी राय रखना, ये हुकूमती राय है ना, कि हुकूमत इस कोशिश में है कि पाकिस्तान में माहौल बनाए। तो इस राय को कबूल करना, इसका मतलब ये है, बल्कि इन्होंने अपने बातों में बहुत सारी बातें भी ये भी कही है कि इमरान की हुकूमत अच्छी है और ठीक जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टी काज से मुखलिस नहीं बल्कि उससे इनराफ कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने उसकी रीज़न भी दिया। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान जो है अकरबा परवरी कर रहे हैं, KPK में मौलाना अताउर रहमान है, अपने बेटे को उन्होंने इलेक्ट करवा दिया, फिर डिप्टी स्पीकर की बारी आई तब भी नहीं राय ली गई, सेनेट के टिकट्स का भी मामला था। तो ये तमाम बातें तो सामने खुलकर आई हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं मौलाना फजलुर रहमान पर। ये तो जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो फिर इस किस्म के इल्जाम लगते रहते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो अगर देखा जाए तो ये सारे जो नामजदगियां हैं वो काबिलियत की बुनियाद पर है, और मौलाना फजल रहमान का और उसके खानदान का पार्टी में एक किरदार है, कुर्बानियों का एक लाजवाल तारीख है। तो ऐसे हर आदमी जो है उठकर मौलाना साहब पे तनकीद करे तो ये कहाँ कारकुनों के लिए काबिल बर्दाश्त हो सकती है। तो वो ये इल्ज़ाम इस वजह से लगाया गया, वो कहते हैं कि जब आप बात करते हैं नवाज शरीफ को आगे मरियम नवाज लीड करेंगे, जरदारी साहब को आगे बिलावल भुट्टो जरदारी लीड करेंगे, आप मोनार्ची की बात करते हैं, आप विरासती जो है एक हुक्मरानी की बात करते हैं, तो मौलाना साहब के भी फर्जंद हैं और वो लीड कर रहे हैं पार्टी को, जो पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, जो मौलाना साहब से पहले जिनकी रुकनियत थी उनको पार्टी में पूछा नहीं जा रहा। तो ये तो होगा फिर। देखिए, ये तो सलाहियतों की बात होती है, इस बात को खामखाब इस तरह के सवाल बना के पेश कर रहे हैं। ये सलाहियतों की बात होती है। मौलाना फजल रहमान साहब मुफ्ती महमूद के बाद जमात को संभाला, तराड़े डालने की कोशिश की, साजिशें हुई, जमात को कहां से कहां पहुंचाया। मौलाना साहब के बेटे में भी वही सलाहियतें मौजूद है। अगर वो इस वक्त पार्लियामेंट में जो है वो जमात का पार्लिमानी लीडर है तो आप उसकी गुफ्तगू भी सुने, उसकी स्पीच सुने। तो जिस आदमी में सलाहियत हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान का बेटा हो या उसका रूहानी बेटा हो, उसको आगे आना चाहिए। लेकिन जो लोग इन चीजों को देखकर और बैठते हैं, शीरानी साहब कितने अरसे के लिए कौमी असेंबली के मेंबर रहे, हर जगह हमने उनको खपाने की कोशिश की, चेयरमैन रहे, 2 मरतबा नजरियाती काउंसिल के मेंबर रहे, कोई कौन सा होता वजीर रहे, कौन सा होता बाकी रह गया था सिवाय इसके कि वो वजीर आज़म। ठीक, मौलाना साहब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के हवाले से हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत है उसने डिसाइड किया कि फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने फ़ौज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने ये कहा कि जो भी रिटायर्ड फौजी है वो अगर तज्जिया करता है तो फिर तज्जिया तो दिफाई हवाले से करे, वो आके मामलात पर तज्जिया करता है तो फिर उस पर सवालात उठते हैं, फिर वो सवालात बर्दाश्त करे। इसी तरह कोई आर्मी का बंदा है, अगर वो इस तरह की बात करता है मुल्की मामलात में तो फिर उसको या तो फिर आके इलेक्शन लड़के
कोई वजीर आजम बनना चाहिए, या फिर ये है कि आइन ने उनका दायरे कार जो मुतय्यन किया है उस दायरे में रहकर अपना काम करें। तो ये तो मुफ्ती सिफातुल्लाह नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी कहता है। ठीक, तो बहुत को जमात बना के आप ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना गफूर हैदवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे कि पार्टी में तकसीम की वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।